अस्सलाम वालेकुम, लाइव विद आदिल शाहजेब के साथ मैं हूं आपका मेजबान। माशी मैदान से एक अच्छी खबर आई है। IMF ने पाकिस्तान की तरक्की की राह पर होने का एतराफ किया है। प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ से मुलाकात में IMF की जो MD हैं क्रिस्टलिना जॉर्जीवा, उन्होंने IMF के तामुन से चलने वाले कर्ज प्रोग्राम को मौसर तरीके से नाफिज करने में हुकूमत पाकिस्तान की कोशिशों को सराहा और यह कहा कि मुल्की मईशत इस्तेहकाम के बाद तरक्की की सिमत में गामजन होने के साथ साथ पाकिस्तान में अफरात ज़र में कमी के साथ अच्छी कारकर्दगी का मुजाहरा कर रही है। दूसरी जानिब शहबाज शरीफ ने कौम को खुशखबरी सुनाते हुए ये कहा कि बिजली की कीमतों पर IMF के कमी में, बिजली की कीमतों में कमी में IMF के ना मानने का जो मामला था अब वो टल चुका है। ग्रोथ तभी होगी कि हमारे जो ड्यूटी स्ट्रक्चर, हमारा जो एनर्जी है उसकी कॉस्ट कम होगी, एम्प्लॉयमेंट तब बढ़ेगी, तब हमारी प्रोडक्शन बढ़ेगी कि हम compete कर सकें दुनिया के ममालिक से। तो उसमें उन्होंने बड़ा पॉजिटिव बात की, उनके आप अपना प्लान लेके आए, मैं तैयार हूं। तो ये जो खटका था कि जी वो IMF मानेगा, शी वाज इन अ वेरी पॉजिटिव माइंड यस्टरडे। IMF के वफ्द ने गुज़श्ता रोज चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान मिस्टर जस्टिस याह्या अफरीदी से भी मुलाकात की। ऐसा पहली मर्तबा हुआ कि IMF के वफ्द ने किसी इदारे के सरबराह से मुलाकात की। इस मुलाकात पर सख्त एतराजात का सिलसिला भी जारी है और इसकी हिमायत भी हो रही है। साबिक वफाकी वजीर और मारूफ मईशतदान डॉक्टर हफीज पाशा ने गुज़श्ता रोज लाइव विद आदिल शाहजेब में गुफ्तगू करते हुए इस मुलाकात को तनकीद का निशाना बनाया। ऐसा कभी नहीं हुआ कि इस हद तक आप एक लिहाज से पाकिस्तान की इंटरनल गवर्नेंस के सिस्टम को आप एक तरह से एक्सपोज कर रहे हैं, तो ये नामुनासिब है। लेकिन इसी मुलाकात पर हुकूमत और PTI तकरीबन एक ही पेज पर है, उनका तकरीबन एक ही मौक़िफ़ है। क्या है जरा सुनिए। बहरहाल ये इस किस्म का जो रिएक्शन है या तनकीद है ये बिल्कुल बिला जवाज़ है। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान से मुलाकात की है, उनकी बात सुनी है, उन्हें अपनी बात सुनाई है। तो ये इंटरनेशनल रिलेशंस में ये चीज़ें होती रहती हैं, लोग आते हैं, मिलते हैं, अपनी बात करते हैं। देखो अक्सर ऐसी वो आ जाते हैं ऑर्गेनाइजेशंस है जो अपने मुल्क के बारे में, लेकिन वो एक रिपोर्ट वज़ा जरूर करते हैं, तो मैं नहीं समझता इसमें कोई गलत। PTI कह रही है कोई गलत इसमें बात नहीं, हुकूमत कह रही है कोई गलत बात नहीं। बात करें सियासत की, अपोजिशन जमातों की दूसरी बैठक गुज़श्ता रात सीनियर सियासतदान महमूद अचकज़ई की रिहाइशगाह पर हुई, जिसमें मौलाना के अलावा शाहिद खाकान अब्बासी, असद कैसर, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साहबजादा हामिद रजा और दीगर ने शिरकत की। अपोजिशन रहनुमाओं ने मुस्तकबिल में बामी रवाबित बढ़ाने और मुल्क को दरपेश चैलेंजेस से निमटने के लिए ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस का इनेकाद और एक नेशनल एजेंडा ड्राफ्ट करने के लिए एक स्टीयरिंग कमेटी बना दी है, जिसकी सरबराही शाहिद खाकान अब्बासी करेंगे। इस स्टीयरिंग कमेटी में असद कैसर, शिबली फराज, कामरान मुर्तजा, मुस्तफ़ा नवाज खोकर, साहबजादा हामिद रजा, साजिद तरीन, नासिर शिराजी और अखुनजादा हुसैन शामिल होंगे। अपोजिशन जमातों की यह दूसरी मुलाकात थी, लेकिन अभी तक अपोजिशन का जो एक ग्रैंड अलायंस है उसके बनने के चांसेस काफी कम नजर आ रहे हैं। और वजह मौलाना साहब की एक गुज़श्ता 20 सालों से उनका एक ओपिनियन है इमरान खान साहब के बारे में, PTI के बारे में। और इस मुलाकात के बाद मौलाना का यह कहना था कि अपोजिशन का आपस में बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा, लेकिन उन्होंने ये नहीं कहा कि कोई ग्रैंड अलायंस बनने जा रहा है, वो उसका हिस्सा बनेंगे नहीं बनेंगे। अलबत्ता उन्होंने ये कहा कि ये हुकूमत धांधली की पैदावार है और इससे उन्हें इस पर तहफ़्फ़ुज़ात हैं। महमूद खान ने खाने की दावत दी थी, खाने पे गए थे और बैठते हैं तो फिर बहुत सी डिस्कशन भी होती है, बातचीत भी चलती रहती है, लेकिन उसके लिए अभी ये सिलसिला जारी रहा। दूसरी जानिब PTI के बानी के वकील फैसल चौधरी ने दावा किया कि इमरान खान ने आज आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर को तीसरा खत लिखा, जिसमें मुबैना धांधली के मामले को उठाया गया है और दहशतगर्दी की वजूहात पर बात की गई है। फैसल चौधरी के बकौल बानी PTI का खत में यह कहना है कि वो दहशतगर्दी जो है रूल ऑफ लॉ ना होने की वजह से बढ़ रही है, जबकि कोर्ट पैकिंग जो है PTI के खिलाफ क्रैक डाउन के लिए की जा रही है, जबकि रूल ऑफ लॉ इंडेक्स में पाकिस्तान 140वें नंबर पर है। तमाम मामलात पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया है पाकिस्तान के मारूफ सीनियर जर्नलिस्ट और तजियाकार मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद हैं, मुनीफ फारूक साहब हमारे साथ मौजूद हैं। मजहर साहब, पहले तो ये बताइएगा कि एक तरफ पीका वाले मामले पर जर्नलिस्ट कम्युनिटी नाराज, लॉयर्स डिवाइड हैं 26वीं आईनी तरमीम के बाद, लेकिन फिर भी जो एक ग्रैंड अलायंस बनने के लिए ये जो मीटिंग्स वगैरह हो रही हैं वो इतनी फ्रूटफुल फिलहाल साबित नहीं हो रही। और उसकी एक वजह जो जाती तौर पर हमें भी पता है, जो लोग मौलाना को करीब से जानते हैं उन्हें पता है कि वो फिलहाल
पीटीआई पर ना तो ट्रस्ट करने के लिए तैयार हैं और फिर इमरान खान साहब के बारे में उनका ओपिनियन है बंद दरवाजों के अंदर, शायद ही वो चेंज हो। लेकिन इस सब कुछ के बावजूद क्या आपको लगता है कि एक ऐसा अलायंस बन पाएगा जो कि हुकूमत को टफ टाइम देने की पोजीशन में होगा? शुक्रिया आदिल। देखिए, हो सकता है मेरा ये व्यू बहुत से लोगों से मुख्तलिफ हो, लेकिन मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल हिस्ट्री है उसमें ज़्यादातर अलायंसेस जो है वो इस्टेब्लिशमेंट की अशवाज से बनते रहे हैं। यहाँ जो इक्वेशन है ये ज़रा मुख्तलिफ लगती है। ये पहली मर्तबा है कि अपोजिशन जो है वो इस्टेब्लिशमेंट जो है वो गवर्नमेंट और गवर्नमेंट इस्टेब्लिशमेंट के साथ एक दूसरे के साथ खड़े हैं। अब मुझे लगता है जो ग्रैंड अलायंस की बातें हो रही हैं, ग्रैंड अलायंस में एक बड़ी डिफ़िकल्टी जो नज़र आ रही है वो ये कि आपका मुकाबला हुकूमत से नहीं होगा, आपका मुकाबला इस्टेब्लिशमेंट से होगा। क्योंकि ये गवर्नमेंट जो है, गवर्नमेंट की जो सूरत हाल है उसमें ज़ाहिर हम सबको पता है कि गवर्नमेंट कैसे मारे थे वजूद में आई, किस तरह आई। तो ये जो एक डिफ़िकल्टी है ग्रैंड अलायंस बनने की, एक तो ये होगा चले पॉलिटिकल जो है वो एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल ना हो। हमने देखा है कि एमआरडी जब बनी थी तो बिल्कुल आई टू आई नहीं थे। ज़ाहिर है भुट्टो की फांसी हुई थी, बहुत से लोग जो एमआरडी बनाने के लिए थे वो बिल्कुल वो लोग थे जिनमें पीपल्स पार्टी के लोग समझते थे और खुद बेगम भुट्टो वगैरह समझती थी कि इनका भुट्टो की फांसी में हाथ है, लेकिन उसके बावजूद वो बना, अलाइन बना। यहाँ जो प्रॉब्लम है, यहाँ एक तो ठीक है कि इमरान खान, मौलाना फजल रहमान, इमरान खान अचकज़ई, उनका एक रहा है डिस्कम्फर्ट रहा है जिस तरह के, लेकिन उसके बावजूद भी अचकज़ई साहब को फाइनली इमरान खान ने जो है एक्सेप्ट किया, वो किया। लेकिन जब ग्रैंड अपोजिशन अलायंस टू लॉन्च अ मूवमेंट टू डिसलॉज द गवर्नमेंट, ये जो है ये चीज़ सिर्फ डिसलॉज द गवर्नमेंट तक बात रहती तो शायद अब तक अलायंस बन भी चुका होता और तहरीक चल भी चुकी होती। यहाँ मसला ये है कि इस्टेब्लिशमेंट इस गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रही है और गवर्नमेंट एक कंफर्ट जोन में इस लिहाज से है कि वो देख रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट उनके साथ है, इस्टेब्लिशमेंट ने कहीं उनको बिट्रे नहीं किया। आप देखें कि जो शहबाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के ताल्लुकात हैं वो नवाज शरीफ और इस्टेब्लिशमेंट के साथ कभी नहीं रहे। एक साल तक इतना कंफर्टेबल प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ नहीं हुए एक दूसरे से, जो मुस्लिम लीग का ट्रैक रिकॉर्ड है। तो ये एक मुस्लिम लीग नून के लिए एक वे ऑफ होप है। जो दूसरी तरफ सूरत हाल है उसमें जो है वो अप्स एंड डाउन आते रहते हैं। इमरान खान कभी बहुत एंटी एस्टैब्लिशमेंट, अब वो मुसलसल खतूत लिख रहे हैं, वो चीज़ें कर रहे हैं, बातचीत एक ज़माना एस्टैब्लिशमेंट के साथ बात करेंगे, गवर्नमेंट के साथ नहीं बात करेंगे, फिर गवर्नमेंट से बात हुई तो एक कन्फ्यूजन परसिस्ट कर रहा है अपोजिशन रैंक्स के अंदर। और इसी वजह से अभी भी जो आप बात कर रहे हैं कि आज ये हुआ स्टीयरिंग कमेटी, ये सारी चीज़ें हैं जैसे अपोजिशन गो स्लो पे चली गई है। अपोजिशन कोई बहुत तेज़ी से तहरीक चलाने की इस वक्त पोजीशन में नहीं है, मीनिंग कि अगले एक दो महीने में बिल्कुल भी अगर अलायंस बनता है तो बनता है जिसके इंसान एक अब ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस बुलाना, स्टीयरिंग कमेटी बनाना, ये सारे इक़दाम वो हैं जो अपोजिशन की मूवमेंट से बिल्कुल हटकर हैं। इसका मतलब ये है कि कोई अपोजिशन मूवमेंट इस वक्त फौरी तौर पे मुझे चलती हुई नजर नहीं आ रही, कोई ग्रैंड अपोजिशन नजर नहीं आ रही। और उसकी मदर साहब शुक्रिया, आपने उसकी अहम वजह भी बता दी। मुनीफ फारूक साहब, एक तो आई नो वेरियस रीजन कि आप मदर साहब के तजिए से काफी तो मुतफिक हैं, मुझे ये बताइएगा एक इशू है, चले मान लिया कि अगले 2-2.5 साल आसानी से ये गवर्नमेंट जो है वो निकाल जाएगी, लेकिन एक चीज जो हमें नजर आ रही है, और तलत हुसैन साहब बड़े सीनियर सहाफी हैं, 2 दिनों से वो जो ट्वीट्स कर रहे हैं, वो लाहौर गए और ग्राउंड की सिचुएशन बता रहे हैं कि जो मौजूदा सेटअप है वो मकबूलियत के हिसाब से जो है ठीक है, कारकर्दगी इकोनॉमिकली थोड़ी बहुत हमें बेहतर नजर आई, लेकिन मकबूलियत के हिसाब से कुछ ज्यादा बेहतरी हमें नजर नहीं आ रही। क्या आप इससे एग्री करेंगे? देखिए, जो सैंपल साइज हमारे सामने आदिल शाह साहब आता है सड़कों पर से, वो तो देखिए ओवरऑल सेंटिमेंट इस वक्त तक तो 1 साल के अंदर ऐसा नहीं है कि हम कहें कि ये हुकूमत ने वो जो ये निजाम है उसने सब कुछ पार कर लिया है
और ये कम से कम उस हॉल को तोड़ने में कामयाब हो गए हैं जो कि इनके इर्द गिर्द था कि ये गैर मकबूल हैं या ये धांधली से आए हैं या बजोरे बाजू आए हैं। वो तो अभी तक मैं नहीं समझता अचीव हो पाया है। और देखिए, काम करने से क्या लोग आपके इतने गर्विदा हो जाते हैं कि आपने वोट देना है? देखिए, कुछ चीजें फैक्ट है, हमारे मुल्क में मुआशी तरक्की पिछले 1 साल में हुई नहीं कि मुआशी इशारिये बेहतर हुए हैं, बिल्कुल हुए हैं। क्या पंजाब में डिलीवरी या हैंड्स ऑन गवर्नेंस हुई है? बिल्कुल हुई है। वफाकी हुकूमत ने चीजें कुछ बेहतर की हैं, वो तो नाकिदीन भी कहते हुई हैं। लेकिन क्या ये चीजें इमरान खान साहब की पॉपुलैरिटी को कम और इस हुकूमत की पॉपुलैरिटी को ज्यादा कर सकी है? मेरा नहीं ख्याल इसका जवाब अभी तक कोई हाँ में आ सकता है, जिसकी वजह बड़ी सिंपल है। देखिए, इस वक्त जो ओवरऑल सेंटिमेंट मौजूद है वो तो ये है कि ये निजाम जिस तरह से चल रहा है, ये डंडे के जोर पर लाया गया निजाम है और डंडे के जोर पर चल रहा है। और इमरान खान के साथ बड़ी ज्यादती हुई है और जो इमरान खान साहब की सपोर्ट बेस है वो भी हमें 2022 में जब वो इक़्तिदार से निकले उसके बाद हमें उनका पीक नजर आया। अब मसला जी ये सारी बातें अपनी जगह, लेकिन बेटर यह है कि निजाम, जैसे अभी मदर साहब कह रहे थे, मेरा यही ओपिनियन है कि देखिए ये निजाम चल रहा है, ये बनाया भी एस्टैब्लिशमेंट ने है, इसका पावर हाउस भी एस्टैब्लिशमेंट है। जब तक वो पावर इसके साथ जुड़ा रहेगा ये निजाम चलता रहेगा। जब वो पावर इससे हट जाएगा या हटा दिया जाएगा तो ये निजाम धड़ाम से गिर जाएगा, जैसे इमरान खान साहब की हुकूमत के साथ हुआ। लिहाजा हम अभी वो कहने में तो नहीं मुकम्मल तौर पर कामयाब हो सकते कि जी ये निजाम इतना पॉपुलर है कि बस इसने तो सबको पीछे छोड़ दिया है। ऐसा नहीं है। जो लेटेस्ट टेस्टमेंट है, देखिए हमारे सामने वो नहीं है। कुछ बाई इलेक्शन हुए, पीएमएलएन जरूर जीती पंजाब के अंदर, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हमें नहीं पता कि उसमें गवर्नमेंट इन पावर का कितना फैक्ट मसला होता है। लेकिन हमने इमरान खान साहब के दौर में ये भी देखा कि जब इमरान खान साहब हुकूमत में थे वो इतने अनपॉपुलर थे और पीटीआई इतनी पॉपुलर थे कि पीएमएलएन ऑपोजिशन, लेकिन इस जमात ने बहुत सा सियासी कैपिटल लूज किया 2024-2020 के अंदर। अब वो वापस इनको मुकम्मल तौर पर मिल गया है, नहीं मिला, वो तो हमें किसी इलेक्शन के नतीजे में ही समझ आ सकता है। लेकिन जो इशारे हैं वो तो यही है कि नहीं, अभी तक वो मुकम्मल तौर पर ये वापस नहीं ले पाए। ठीक, मुनीर साहब मुख्तसरन आपने जाना भी है, फिर मैं मदर साहब से कंटिन्यू करता हूं। ये बताएगा कि इस वक्त जो गवर्नमेंट जिस तरह से चल रही है, मजर साहब की बातों से भी रिफ्लेक्ट ही हुआ कि जब तक तो एस्टैब्लिशमेंट के साथ मामला ठीक है, ये मामला इसी तरह चलता रहेगा। ये गवर्नमेंट आपको आइंदा 3-4 साल आसानी से निकलते नजर आ रही है या कोई ना कोई ऐसा मामला आ सकता है कि वहां पे मामलात इनके बिगड़ जाए? फिलहाल तो दूर दूर तक ऐसा कोई नजर नहीं आ रहा कि किसी मामले पे शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो बिगड़ जाएंगे एस्टैब्लिशमेंट के साथ। देखिए, मुझे भी नहीं लगता कि कोई ऐसी चीज है या कोई ऐसी डिसल्यूजन है पाकिस्तान की एस्टैब्लिशमेंट के लिए। हुकूमत तो बहुत फारिग है, नालायक है, इनको निकालना है। क्योंकि इमरान खान साहब की हुकूमत में तो 8-10 महीने बाद ये एक पोजीशन बन गई थी जहां ये कहा जा रहा था कि ये तो बहुत ही नालायक है और इनको फारिग करें, इनको फारिग करना चाहिए। तो बहुत बड़ी गलती हो गई है। आज वो हालात अभी तक तो नहीं है और सिचुएशन भी ऐसी डेवलप हुई हुई है। साथ शहबाज शरीफ साहब कैसे वज़ीर आज़म नहीं है और क्या और कैसे जैसे अल्फाज इस्तेमाल करें जब मामला एस्टैब्लिशमेंट का हो, तो नेचुरल बात है जब वो इतनी कन्फ्रंटेशनल मोड में जाएंगे ही नहीं तो उनका एक बड़ा अच्छा इक्वेशन है। और आपको ये भी समझना चाहिए आदिल शाह साहब, जो हम हमेशा शायद ओवरलुक करते हैं, कि ये एस्टैब्लिशमेंट की भी एक नई किस्म है। यानी ये जनरल आसिम मुनीर साहब का अब तक का ट्रैक रिकॉर्ड ये है कि ये एक्सेसिबल नहीं है ऑपोजिशन के लिए या फॉर दैट मैटर और जमातों के लिए। इनसे कोई खुफिया मुलाकातें, कोई अंडरग्राउंड डील, कोई बैक हैंड पे कुछ ये कुछ वो नहीं हो रहा। इमरान खान साहब के हवाले से तमाम बातें जितनी भी मौजूद है, वो पहले दिन भी वही पोजीशन थी एस्टैब्लिशमेंट की, आज भी वही है। जितनी बातें पिछले दिनों बड़े नामवर साफियों ने फैलाई कि इमरान खान को ऑफर एस्टैब्लिशमेंट ने दिया कि आप बनी गाला शिफ्ट हो जाए, उसका भांडा खुद अली अमीन गंडापुर साहब ने फोड़ दिया कि वो तो मेरी तजवीज थी लेकिन थ्रू नहीं हो सकी। अब इमरान खान साहब की अहलिया भी कोशिश करके बाद में वो गिरफ्तार हो गई, जेल चली गई, उनको सजा हो गई है। मसला यह है कि वो प्रॉब्लम आज भी एग्जिस्ट करता है और एस्टैब्लिशमेंट की पॉलिसी तब्दील नहीं हुई इमरान खान साहब की तरफ। ठीक, चले मुनीर फारूक साहब बहुत शुक्रिया। मजर अब्बास साहब आप हमारे साथ होइएगा। सिंध और कराची की सूरत हाल आपसे डिस्कस करनी है एक ब्रेक के बाद।
वेलकम बैक नाज़रीन। कराची में ट्रैफिक हादसा एक खौफनाक शिकल इख्तियार कर चुके हैं। गुज़श्ता 2 माह में 70 से ज्यादा शहरी खूनी डंपर्स और हैवी ट्रैफिक का निशाना बने। बढ़ते हुए ट्रैफिक हादसा की रोकथाम में नाकामी पर कराची के शहरियों में गमो गुस्सा भी है। गुज़श्ता हफ्ते महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद ने हुकूमत सिंध को वार्निंग देते हुए 3 दिन का टाइम दिया था कि अगर दिन के औकात में हैवी ट्रैफिक का कराची में दाखिला नहीं रोका गया तो फिर ट्रैफिक हादसा की रोकथाम के लिए कराची के नौजवान खुद अपनी मदद आप के तहत वो आगे बढ़ेंगे। बढ़ते ट्रैफिक हादसा के बाद कराची की सड़कों पर मुश्तइल अफराद ने गुज़श्ता 4 दिनों के दौरान ट्रैफिक हादसे के जिम्मेदारान 8 से ज्यादा डंपर्स और ट्रक्स को बड़ी गाड़ियों को आग लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद ऑयल टैंकर एसोसिएशन ने गुज़श्ता रोज कराची के दाखिली और खारजी रस्तों पर ट्रक खड़े करके धरना दे दिया, जो पुलिस के कई घंटे बाद मुज़ाकरात करके वो खत्म हुआ। पुलिस ने कराची में ट्रक्स नजर आतिश करने के दो वाकयात का मुकदमा महाजर कौमी मूवमेंट के चेयरमैन आफाक अहमद के खिलाफ दर्ज कर लिया और उन्हें कल गिरफ्तार भी किया गया। गवर्नर सिंध कामरान टसोरी के मुताबिक ट्रैफिक हादसा पर सिंध हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाना दुरुस्त है। इतनी तेजी आपने गिरफ्तारी में दिखाई है, उतनी ही तेजी उन कातिल डंपरों के ड्राइवर्स और मालकान को पकड़ने के लिए भी दिखानी चाहिए। दूसरी जानिब हुकूमत सिंध ने खबरदार किया कि अब अगर कराची की सड़कों को किसी ने बंद करने की कोशिश की तो मुकदमात दर्ज होना शुरू हो जाएंगे। कराची में इंतजामी उमूर की खराबी की वजह क्या है, ट्रैफिक हादसा की वजूहात क्या है, जिम्मेदारी किस पर आयद होती है और MQM की अंदरूनी पॉलिटिक्स पर बात करेंगे। मजहर अब्बास साहब हमारे साथ मौजूद है। मजहर साहब ये बताइएगा पहले तो ये इशू है क्या और इतना जल्दी इसका राइज होना, फिर आफाक अहमद का आना और खुली धमकियां देना कि हम आग लगाना शुरू कर देंगे और 8 ट्रक्स को आग लगाई भी गई और फिर अब ऐसा लग रहा है कि ये इशू जो है MQM वर्सेस पीपल्स पार्टी का बन गया है। जी आदिल, इसकी जो सूरत हाल है वो अगर आपको याद हो कराची के कुछ, असल में कराची में बहुत आसान है आग लगाना। मैं ये डंपर की आग लगाने की बात नहीं कर रहा, कराची में बहुत आसान है आग लगाना, बल्कि आप दूसरी वाली आग लगाना सिंध के कॉन्टेक्स्ट में अगर आप देखें। और इसमें अगर आप ये देखें कि जो इसमें फौरी तौर पे एक एथनिक कलर आ जाता है हमेशा। अगर आपको याद हो कि जो 85 का फिनोमेना था वो भी यही था, एक हादसा और उसके बाद शहर जल गया, बुशरा ज़ैदी का वाक़या, और उसका ताल्लुक बहुत हद तक जो आपके ट्रांसपोर्ट के निज़ाम से है। 85 से 2025 में आ गए हमने कराची का ट्रांसपोर्ट निज़ाम बना के नहीं दिया। और बिल्कुल इसी तरीके से आप दूसरे वाक़यात भी देख लें जहां ये इशूज़ बहुत तेज़ी से जो है बढ़ते जा रहे हैं, कि जहां जो कराची के लड़के हैं उनकी डिग्री का मसला, उनके एडमिशन, ये बिल्कुल एग्जैक्टली वही इशूज़ हैं जो हमने आज से 40-50 साल पहले देखे थे। और फिर वो एक कन्वर्ट हो गया इनटू एन एथनिक इशू और वो एक पोलराइजेशन बढ़ती वायलेंट हो गई उसमें। उसके बाद पूरा हमने 30-40 साल MQM का फिनोमेना देखा, MQM का राइज देखा, फिर हमने MQM का फॉल देखा जी। फिर 2016 में MQM डिवाइड हो गई और मजीद डिवाइड हो गई और इस वक्त वो सूरत हाल ये है कि एक बहुत बड़ा वैक्यूम हुआ। वो वैक्यूम 2018 में हमें नजर आया कि तहरीक इंसाफ आई, तहरीक इंसाफ को जो है अचानक बहुत सी सीटें मिल गई। अब वो सारी पॉलिटिक्स में हमें ये नजर आता है कि 2018 में शायद MQM ने उतना बुरा, MQM पाकिस्तान ने उतना बुरा परफॉर्म नहीं किया था जितनी उनसे सीटें अलेजिडली ले ली गई। बिल्कुल इसी तरह 2024 में तहरीक इंसाफ बिल्कुल जीरो पे खड़ी थी, वहां उनको 17 सीटें दे दी गई। ये जो बैकग्राउंड है, ये चीजें, तो इश्यूज जो हैं वो अपनी जगह मौजूद हैं। जमातों को इधर से उधर किया जाता रहा है और इसी वजह से इश्यूज रिजॉल्व नहीं हुए। ट्रांसपोर्ट का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, एडमिशंस का इशू रिजॉल्व नहीं हुआ, दीगर जो बेसिक नेसेसिटीज हैं वो रिजॉल्व नहीं हुई, लोकल बॉडीज के एम्पावरमेंट का इशू, तो कहीं भी वो चीजें, अब इसमें ऑल ऑफ अ सडन आफाक अहमद आते हैं और आफाक अहमद का पूरा एक पस मंजर है। 91 में 90s तक वो अल्ताफ हुसैन के स्ट्रॉन्गेस्ट जो है वो सपोर्टर रहे। एक तरीके से उनके राइट और लेफ्ट आमिर खान और आफाक अहमद होते थे। और उसके बाद 91 में हमने देखा कि आफाक आमिर निकाले गए,
तो उसके साथ एमक्यूएम के विद इन एमक्यूएम में जो वायलेंस का एक हम कलर देखते हैं, उसकी बहुत बड़ी वजह जो है वो विद इन एमक्यूएम आफाक और आमिर का निकलना, और फिर उनके कोई 400-500 लोग सेक्टर इंचार्ज, यूनिट इंचार्ज ये निकाल दिए गए। तो हमने एक वायलेंट हिस्ट्री देखी है, एक वायलेंट हिस्ट्री। फिर आफाक अहमद वापस आए, तो वापस जिस तरह आए उनको वो पॉलिटिकल हिमायत नहीं मिल सकी, लेकिन उनको खुद विद इन एमक्यूएम आज भी, यानी मैं महाजर कौमी मूवमेंट की बात नहीं कर रहा, मुत्तहदा की बात कर रहा हूं, उनको इस हवाले से कदर की निगाह से देखा जाता है कि वो एथनिकली अपने उस मौक़िफ़ से, उससे आप इत्तेफाक करें इख्तलाफ करें, वो खड़े रहे, यानी महाजर कौमी मूवमेंट, महाजर इश्यूज पे, महाजर लफ्ज पे। अब इसमें मतलब साहब सवाल मैं उसी से जी मैं उससे जाने बारू कि मौजूदा जो एमक्यूएम है, हम देख रहे हैं पिछले हफ्ते 2 हफ्तों से हंगामा खेजी अंदर से नजर हमें आ रही है। मुस्तफा कमाल, डॉक्टर फारूक सत्तार, मतलब मुख्तलिफ ग्रुप्स हैं, तो ये इसको थोड़ा सा इससे भी जोड़ के एंड यू कैरी ऑन प्लीज। मैं आदिल, आपको मैंने 2019 में एक कॉलम लिखा था, एक थी एमक्यूएम, और उसकी बुनियादी जो पस मंजर था ये कि एमक्यूएम 2016 में जिस तरह तकसीम हुई थी, उसके बाद एमक्यूएम का रिवाइवल बहुत मुश्किल था, और जाहिर है उसमें अल्ताफ हुसैन का एक जो करिश्मा था वो अपनी जगह था तमाम तर, उसके बावजूद कि 22 अगस्त को क्या हुआ, लेकिन 22 अगस्त के इशू को जिस तरह इस्तेमाल किया हमारे इदारों ने, उससे वो 22 अगस्त के बजाय जो एमक्यूएम पाकिस्तान को नुकसान हुआ, उस वक्त भी कामरान टिसूरी, अगर आपको याद हो कि कामरान टिसूरी के साथ फारूक सत्तार और एक एमक्यूएम बहादराबाद, एमक्यूएम 90, एमक्यूएम फुला, तो वो रिकवरी हो ही नहीं सकी। लेकिन उसके बावजूद भी एमक्यूएम के साथ लोगों का एक सेंटिमेंट जुड़ा हुआ था, जिसका नतीजा हमने 2018 के इलेक्शन में देखा कि एमक्यूएम मेरे उससे कि एमक्यूएम उसके बावजूद कि 2016 से 2018 के बीच में एमक्यूएम के अंदर क्या हुआ, एमक्यूएम इतनी सीटें भारा ले गई थी कि वो एक तरीके से कम बैक उनका हो सकता था। लेकिन अनफॉर्चुनेटली उस वक्त जो हमारे उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट थी, वो शायद पीटीआई को बड़ी हद तक सपोर्ट कर रही थी, पंजाब में पीटीआई को उतनी सपोर्ट नहीं मिल रही थी, तो एमक्यूएम की बहुत सी सीटें जो है वो स्विच ओवर नजर आता है कि उसमें स्विच ओवर हुआ, और एमक्यूएम 2018 में 4 सीटों के साथ रह गई। जब वो 4 सीटों के साथ रह गई तो इसका फायदा एमक्यूएम लंदन को हुआ, और एमक्यूएम पाकिस्तान बहुत एक तरीके से बुरी सूरत हाल में। एमक्यूएम उसके बाद रिकवर हो ही नहीं पाई किसी भी तरीके से उन्होंने। अब वो 2018 में इमरान खान साहब के साथ गए, इमरान खान साहब के साथ उनकी एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग मिली, इमरान खान के साथ बिल्कुल कंफर्टेबल पोजीशन में थे। ये जो 2022 में वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आया, एमक्यूएम मेरी अपनी इत्तला के मुताबिक एमक्यूएम पीटीआई के साथ रहना चाहती थी, लेकिन एमक्यूएम रह नहीं सकती थी क्योंकि एमक्यूएम जरा भी उस कोशिश करती तो उन पे 22 अगस्त के केसेस खोल दिए जाते उनके लीडरों पे। इस तरह तो हमने कराची की पॉलिटिक्स को ट्रांसफॉर्म होते हुए पिछले, मैं सिर्फ पुरानी बात नहीं कर रहा, चंद सालों में ही देखा है। उस दौरान मैं आपको एक वाकया सुनाऊं, उस दौरान ऑलमोस्ट एमक्यूएम के तमाम ग्रुप्स एक्सेप्ट फॉर लंदन, तमाम फैक्शन जिसमें पीएसपी भी शामिल थी, जिसमें बहादराबाद भी शामिल थी, जिसमें आफाक अहमद भी शामिल थे, ये सब के सब एक प्लेटफॉर्म पर आ गए थे। और ये प्लेटफॉर्म प्रोवाइड हुआ था एक होटल में, बड़े होटल में कॉन्फ्रेंस होनी थी, उस कॉन्फ्रेंस में इस चीज को आगे बढ़ाना था। वो लास्ट मिनट पे कॉन्फ्रेंस कैंसिल करवा दी गई, दबाव आ गया, प्रेशर आ गया उसमें, तो जुड़ने ही नहीं दिया गया एमक्यूएम को, और आज भी जुड़ने ही नहीं दिया जा रहा। और अब जो मुझे डेंजर मतलब सब काइंडली, टाइम मेरे पास कम है थोड़ा सा, अगर रैप अप प्लीज कर लें इसको मन साहब। जी रैप अप कर रहा हूं। बिल्कुल इस वक्त जो मुझे खतरा लग रहा है, अल्लाह करे ये ना हो, कि ऐसा लग रहा है कि चूंकि इस वक्त सारा वोट जो एमक्यूएम का था वो पीटीआई के साथ है। पीटीआई इस वक्त यहां सिंगल लार्जेस्ट पार्टी है,
चाहे उनको सीटें मिलें या सीटें ना दी जाएं। वो वोट एमक्यूएम के साथ नहीं जुड़ रहा, वो वोट पीपल्स पार्टी के साथ नहीं जा रहा, वो वोट जमात इस्लामी के साथ नहीं जा रहा, मासिवाय लोकल बॉडीज इलेक्शन अगर आप देख लें। तो ये वैक्यूम अगर इस तरीके से फिल करने की कहीं कोई सोच है, तो ये सोच बहुत खतरे की तरफ ले जा रही है हमको, और खुदा करे ऐसा ना हो। खुदा करे इश्यूज, ट्रैफिक के इश्यूज, फिटनेस के इश्यूज, रोड्स के इश्यूज, बसेस के इश्यूज, ये इश्यूज इनको एथनिक कलर नहीं देना चाहिए। ये एडमिनिस्ट्रेटिव इश्यूज हैं और हुकूमत एडमिनिस्ट्रेटिवली इनको टैकल करने में नाकाम रही है। अगर इसको रिजॉल्व कर लिया जाए तो ये यकीनी तौर पे एथनिक इशू नहीं रहेगा। मजहर अब्बास साहब, थैंक यू सो मच जॉइनिंग अस। नाज़रीन, वक्त तो चाहता है एक ब्रेक का, जिसके बाद पीटीआई के रहनुमा शौकत यूसुफजई साहब हमें ज्वाइन करेंगे। शेर अफजल मरवत को पार्टी से निकाल दिया गया है, नए वुज़रा शामिल किए जा रहे हैं केपी की कैबिनेट में, पीटीआई के अंदर इख्तिलाफात बढ़ते जा रहे हैं। क्या वजह है इसकी? ब्रेक के बाद इस पर गुफ्तगू करेंगे। वेलकम बैक नाज़रीन। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ बोरान दर बोरान का शिकार होती जा रही है। सीनियर रहनुमा और सियासतदानों के दरमियान लड़ाई ने पार्टी को अमली तौर पर क़यादत से महरूम कर दिया, और पार्टी में धड़ेबंदी तो पहले ही थी, लेकिन अब ये धड़ेबंदियां खुलकर सामने आ रही हैं। पीटीआई को जिन मुश्किलात का सामना है, पार्टी के इख्तिलाफात ही इन मुश्किलात को हवा दे रहे हैं। तहरीक इंसाफ के बड़े जलसे, एहतजाज और मार्च के दौरान भी पार्टी की आदत की नाराजियां सामने आती रहीं, और पार्टी कारकुनान अपने रहनुमाओं से नाराज है। पार्टी के अंदर ग्रुपबंदी की इतलात को पार्टी रहनुमा तस्लीम भी करते हैं, इसे बड़ी जमात के लिए मामूल करार देते हैं। यहां यह बात किसी हद तक दुरुस्त है कि सियासी जमातों में इख्तिलाफ राय कोई नई बात नहीं, लेकिन पीटीआई में यह इख्तिलाफात जलसे के स्टेज तक पहुंच चुके हैं और एक दूसरे पर इल्जामात का सिलसिला सरेआम शुरू हो चुका है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा और साबिक वफाकी वजीर आजम स्वाति जो करप्शन है केपी में, उसको ये कह रहे हैं कि बिल्कुल एक गढ़ बन चुका है ये सूबा करप्शन का। मानसरा केपी के में सबसे बड़ा करप्शन का अड्डा बन चुका है। ट्रांसफरों पर पैसे, ठेकों पर पैसे, ट्रांसफर पोस्टिंग पर पैसे, ये आजम स्वाति साहब कह रहे हैं। पार्टी के अंदर से इख्तिलाफात की बातें एक जगह से सामने नहीं आ रही। मुल्क में आम इंतखाबात को 1 साल मुकम्मल होने पर सवाबी में होने वाले एहतजाजी जलसे में जहां चंद रहनुमाओं को तकरीर का मौका नहीं दिया गया, वहीं चंद रहनुमा वापस चले गए। सवाबी जलसे में मरकजी रहनुमा शेर अफजल मरवत को स्टेज पर बैठने के लिए नशिस्त नहीं मिल सकी और आजम स्वाति तबीयत नासाज ना होने के बाद ना पहुंच सके। इसी तरह पीटीआई के साबिक जनरल सेक्रेटरी और कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ उमर अयूब स्टेज पर खामोश बैठे रहे। पीटीआई के रहनुमा आतिफ खान भी बगैर तकरीर के जलसे से चले गए। शेर अफजल मरवत को स्टेज पर बैठने की जगह नहीं दी गई, जबकि जलसे में मरवत की अचानक एंट्री पर कारकुनों ने इस्तकबाल किया, लेकिन उन्हें खिताब का मौका नहीं मिल सका। मरवत ने सलमान अकरम राजा की तकरीर के दौरान नारेबाजी शुरू कर दी और सलमान अकरम राजा को यह बात हरगिज पसंद नहीं आई, जिसका इजहार उन्होंने खुलकर स्टेज पर भी। इस पार्टी में कोई बदतमीजी नहीं होगी। हम यहाँ इमरान खान की वजह से खड़े हैं। इस पार्टी में इमरान खान की बात मुकद्दम है। गंडापुर ने अपनी तकरीर शुरू करते ही शेर अफजल मरवत को अपने पास स्टेज पर बुला लिया। अली अमीन ने अपने खिताब से पहले शेर अफजल मरवत को माइक दे दिया। शेर अफजल ने मुख्तसर बात करते हुए कहा कि हम बुरे लोग हैं और बुरे वक्त में काम आते हैं। साथ ही उन्होंने ये कहकर माइक अली वजीर को पकड़ा दिया कि मेरी जुबान अब अली अमीन गंडापुर बोलेंगे, लेकिन अब हमारे लफ्ज सीधे गए हैं। हम बुरे लोग हैं, बुरे वक्तों में काम आते हैं, अच्छे वक्तों में अच्छे लोगों ने हमारे लफ्ज ही दिए हैं। मेरी जुबान बोलेंगे हमारे शेर वजीर आला सरदार अली अमीन खान गंडापुर। इस जलसे से पहले ही वजीर आला अली अमीन और पीटीआई खैबर पख्तूनख्वा के सदर जुनैद अकबर के दरमियान भी खलीज वाज़ेह नजर आई। उसका इजहार सवाबी जलसे में देखा गया। अली अमीन ने सरकारी मुलाजमीन के हुक्मनामे जारी किया कि कोई भी जलसे में शरीक नहीं होगा। अब जलसे के 2 दिन बाद बानी पीटीआई की तरफ से शेर अफजल मरवत को बार बार पार्टी डिसिप्लिन की खिलाफ वर्जी पर पार्टी की बुनियादी रुकनीत खत्म करने की इतलात सामने आ रही है। बैरिस्टर गोवर ने फिलहाल इससे लाइलमी का इजहार किया है। दूसरी जानिब पार्टी के सूबाई सदर जुनैद अकबर ने बैरिस्टर सैफ को खैबर पख्तूनख्वा के जनरल सेक्रेटरी इतलात के ओहदे से हटा दिया है, जबकि उनकी जगह मलिक अदील इकबाल को सूबाई सेक्रेटरी इतलात का ओहदा सौंपा गया है। पीटीआई के अंदरूनी इख्तिलाफात के खात्मे के लिए डॉक्टर आरिफ अलवी की सदारत में एक कमेटी भी तश्कील दी गई थी, लेकिन यह कमेटी भी इख्तिलाफात खत्म करने में नाकाम रही। हुकूमत मुखालिफ ग्रैंड अलायंस बनाने जा रही है पीटीआई, लेकिन खुद अंदरूनी इख्तिलाफात में इस वक्त घिरी हुई है। तो यह अलायंस
कैसे कामयाब होगा, इख्तिलाफात से कैसे निपटा जाएगा, तफसीली गुफ्तगू करेंगे। पीटीआई के सीनियर शौकत यूसुफ जई साहब हमारे साथ मौजूद है। यूसुफ जई साहब, पार्टी में इख्तिलाफात की खबरें तो आम हो चुकी हैं, क्या शेर अफजल मरवत साहब को निकाला जा रहा है या निकाला जा चुका है? मेरा ये ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब के साथ साथ वैसे भी जो पार्टी डिसिप्लिन है उसको तो कायम रखना चाहिए, लेकिन मेरा नहीं ख्याल है कि शेर अफजल मरवत साहब ने कोई जवाब दिया था या नहीं दिया था, क्योंकि उनको शोकाज नोटिस जारी हुआ था। उसके बाद मेरे इल्म में नहीं है कि उन्होंने क्या जवाब दिया, क्या उनका जवाब सेटिस्फाइड नहीं था या क्या हुआ। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं, सिर्फ मैंने भी मीडिया पे देखा है और मीडिया पे सुना है कि जी उनको पार्टी से निकाल दिया गया है। मैंने अभी तक कंफर्म नहीं। शौकत साहब, ये आपके फैसले करता कौन है और ऐसी खबरें कौन फिर जारी कर रहे हैं? अगर आपको भी पता नहीं है, मैंने 2-3 रहनुमाओं से बात की, वो भी लाइल्मी का इजहार कर रहे हैं, कुछ तो है ना। देखिए, एक तो प्रोपेगेंडा भी बहुत ज्यादा हो रहा है पीटीआई के खिलाफ कि जी बड़े धड़ेबंदी है और बड़े इख्तिलाफात हैं। ये अपनी बात आपकी एक जगह पे दुरुस्त है कि इख्तिलाफ राय हर पार्टी में होता है और हमारी पार्टी में भी है और बड़े शदुमत के साथ होता है। मतलब जब भी कोई इशू होता है तो उस पर बाकायदा राय दी जाती है और वो राय जरूरी नहीं है कि एक दूसरे के साथ मुत्तफिक हो। लेकिन ये कहना कि जी बिल्कुल ग्रुपिंग है और एक ग्रुप अलग चल रहा है, दूसरा ग्रुप अलग चल रहा है, ऐसा नहीं है। ग्रुपिंग उस वक्त तक होती है जब तक डिसीजन नहीं होता है। जब एक चीज डिसाइड हो जाती है फिर पूरी पार्टी उसको फॉलो करती है। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी ये हुकूमत की तरफ से ये कई दिनों से मैं देख रहा हूँ बहुत बड़ी कैंपेन चल रही है कि जी वजीर आला और जुनैद अकबर के दरमियान बहुत गैप आ रहा है, फिर ग्रुपिंग हो रही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, इख्तिलाफ राय तो अभी अगर आप मुस्लिम लीग को उठा के देख लें तो वहां पे भी है, धड़ेबंदियां वहां पे भी है, लेकिन यहाँ धड़ेबंदी नहीं है, इख्तिलाफ राय है, बिल्कुल है। बहुत सारी चीजों से मुझे भी इख्तिलाफ होता है, लेकिन पार्टी जो डिसाइड कर लेती फिर उसको हम फॉलो करते। तो मेरे ख्याल से ये हुकूमत का प्रोपेगेंडा हो सकता है। इसके साथ ना करे, धड़ेबंदी मौजूद है। एक तरफ जुनैद अकबर साहब हैं, उनके साथ आतिफ खान शहराम साहब है, दूसरी जानिब वज़ीर आला साहब हैं। दो मुख्तलिफ धड़े हैं, एक ओपन सीक्रेट है ये केपी में। आज भी 2-3 अपॉइंटमेंट जुनैद अकबर साहब ने किए जो कि उनके ग्रुप के लॉयलिस्ट थे और अली अमीन के लोगों को साइड लाइन किया जा रहा है। नहीं, मेरे ख्याल से ये बड़ी जाती होगी कि हम ये कहें कि जी जुनैद अकबर अपने लोगों को ला रहा है। जुनैद अकबर पार्टी के सूबाई सदर है और उनको पूरा हक हासिल है कि वो अपनी टीम बनाए। उसका हरगिज ये मतलब नहीं है कि वो अली अमीन गंडापुर की टीम को डिस्टर्ब कर रहे हैं। देखें, अली अमीन गंडापुर साहब को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो वजीर आला है, और जुनैद अकबर को इमरान खान का एतमाद हासिल है, वो पार्टी के सूबाई सदर है। दोनों अपनी अपनी जगह पे जवाबदेह हैं इमरान खान को। तो अगर वो अपनी टीम अलग टीम बनाना चाहते हैं तो उनको इख्तियार है, कोई ऐसी बात नहीं है। जुनैद अकबर की टीम बनाने में ये तासुर लेना कि जी धड़ेबंदी है, मैं इसको नहीं मानता। इसलिए कि धड़ेबंदी तो तब होती जब जुनैद अकबर और सीएम आपस में मुलाकात ना करते, बातचीत ना करते, या कोई बहुत बड़ा इख्तिलाफ होता। तो मेरे ख्याल से ये बड़ी अजीब सी बात है। जुनैद अकबर साहब ने खुद एक इंटरव्यू मैंने खुद भी सुना है, मेरे से अपनी बातचीत में भी उन्होंने कहा है कि मेरी नॉमिनेशन जो है वो अली अमीन गंडापुर साहब ने की है। तो फिर मेरे ख्याल से इस तरह की बातें करना, ये हो सकता है कि जो फैसलों से इत्तेफाक नहीं होता, या ये हो सकता है, लेकिन इस तरह कहना कि जी बिल्कुल इख्तिलाफ है। अच्छा, शायद शौकत साहब, खबर ये है कि इमरान खान साहब चंद लोगों को काबीना में शामिल करना चाहते हैं, शायद तैमूर झगड़ा और आपका नाम भी लिया जा रहा है। देखिए, मेरा इल्म में नहीं है, सिर्फ ये तैमूर झगड़ा की आवाज मैंने सुनी थी, वो उस पे था। और मुझे खुद जुनैद साहब ने खुद फोन करके मुझे भी कहा था कि आपका नाम मैंने दे दिया है। अच्छा, तो अगर नहीं हुआ है तो खैर है, कोई बात नहीं है, हमें तो कोई गिला भी नहीं है किसी से, ना किसी वो उससे गिला है कि जी लेना है नहीं लेना है, हमें इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जुनैद अकबर साहब ने मुझे खुद कहा कि मैंने आपका नाम दे दिया है पार्टी के सेक्रेटरी इत्तलात के लिए और कैबिनेट में शामिल करने के लिए। अच्छा, तो मुझे तो दोनों में से कोई ओहदा अभी तक ना मिला है, ना मैंने ख्वाहिश की है, ना मुझे जरूरत है। मैं एक पार्टी का अदना वर्कर हूँ। अगर किसी और को भी हुआ है या इमरान खान की तरफ से हुआ है
तो जाहिर है फैसला तो इमरान खान ने करना है। अगर उन्होंने फैसला किया है या इंस्ट्रक्शन दिए तो जिसके हक में भी दिए वो बन जाएगा। शौकत साहब, आप जिस तरह कह रहे हैं जुनैद अकबर सूबाई सदर हैं, उनकी खुद कॉल आई आपके पास के, और मैं इंफॉर्मेशन की बेसिस पे कह रहा हूं कि जुनैद अकबर साहब ने जो नाम दिए हैं काबीना में, उसका आपका नाम भी शामिल था, लेकिन सीएम साहब राजी नहीं हुए, वहां से रेजिस्टेंस आ रही है। मेरे इल्म में ऐसी कोई बात नहीं है, लेकिन देखें मैंने अर्ज किया ना कि सीएम रिस्पॉन्सिबल है अपने जो सूबाई मामलात हैं हुकूमत चलाने के, वो रिस्पॉन्सिबल हैं और वो जवाबदेह हैं इमरान खान को। तो जाहिर है उनको पूरा हक हासिल है अपनी टीम बनाने का। अगर वो हमारे साथ कंफर्टेबल नहीं है तो अच्छी बात है, कोई इश्यू तो नहीं है, हमें क्या इशू हो सकता है। और अगर पार्टी में जुनैद अकबर साहब कोई चेंजेस करते हैं तो उसमें अली अमीन साहब को नाराज नहीं होना चाहिए। ठीक है, ख्वाहिशात हो सकती है हर एक की कि जी मेरे पास ये हो, मेरे पास वो, लेकिन मैं जाती तौर पे मैं कहना चाहता हूँ कि ये हमारे लिए कोई बड़ी बात इसलिए नहीं कि इस पार्टी ने बड़ी इज्जत दी हमें। 9 साल हम हुकूमत में रह चुके हैं, मैं भी रहा हूँ, तैमूर खैर कम रहा है लेकिन मैं ज्यादा रहा हूँ हुकूमत में, तो इस तरह कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन ख्वाहिश है कि हुकूमत बेहतर तौर पे परफॉर्म करे, उसमें हमसे जो रोल अदा करे वो हम आज भी कर रहे हैं। हम अपनी पार्टी के साथ खड़े हैं, पार्टी को डिफेंड कर रहे हैं, हुकूमत को डिफेंड कर रहे हैं। हमें ले या न ले इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, बस ये कि अपनी टीम मजबूत करे, जुनैद साहब भी और अली अमीन गंडापुर साहब भी, और बेस्ट परफॉर्मेंस दे ताकि चलिए। यूसुफ जई साहब बहुत शुक्रिया, आप हमारे साथ मौजूद रहेगा। ये ब्रेक के बाद ये गुफ्तगू जारी रहेगी। वेलकम बैक नाज़रीन, शौकत यूसुफ जई साहब तहरीक इंसाफ के मरकजी रहनुमा हमारे साथ मौजूद है। शौकत साहब, आजम स्वाति साहब जेल से रिहा हुए, उनकी गुफ्तगू आपने सुनी होगी, करप्शन के बड़े बड़े इल्जामात उन्होंने लगा दिए कि मानसरा में, फिर बाबर स्वाति ने जो इन्वेस्टिगेशन के लिए अब सीएम को कह दिया है। ये जो मामलात हैं आपके, क्यों मतलब बाहर आके वो ये कह रहे हैं कि मैं इन लोगों को सीटों से उतार दूंगा, मैं खान साहब से बात करूंगा, बड़े सीनियर रहनुमा हैं आपके वो, लेकिन वो अपनी पार्टी पर करप्शन के इल्जामात लगा रहे हैं। देखिए, आजम स्वाति साहब बहुत सीनियर हैं और उनकी बड़ी कुर्बानियां हैं पार्टी में। अब मेरे ख्याल से मैं क्या कह सकता हूं, क्योंकि जितने भी हमारे एमपीएस हैं वहां पे, वो अब डिमांड कर रहे हैं कि जी हमारे खिलाफ इंक्वायरी हो। क्योंकि मेरे जो इतलात है वो ये कि आजम स्वाति साहब थोड़ा सा नाराज थे कि वो जब जेल में थे तो उनका ये कहना है कि मेरा किसी ने पूछा नहीं, तो शायद उन्होंने गुस्से में बातें कह दी हो। लेकिन अब हमारे जो एमपीएस है वो डिमांड कर रहे हैं कि जी ये तो हम पे इल्जाम लगा है, और जेल से सीधा आके उन्होंने ये इल्जाम हम पे लगाया, तो अभी इसकी इन्वेस्टिगेशन हो। तो शायद वज़ीर आला अगर कमेटी बना दे तो बना दे, इसमें क्या है, उन्होंने इल्जाम लगाया और ये इन्होंने ऑफर दिया कि जी हमारे खिलाफ इंक्वायरी हो। लेकिन वैसे मुझे लगता है कि उन्होंने गुस्से में कह दिया था और कुछ गिले शिकवे थे उनके, तो जायज भी होंगे। जिस उम्र में वो हैं, इस उम्र में इतनी तकलीफ झेल रहे हैं और कुर्बानी दे रहे हैं, तो शायद उन्होंने जज्बात में आके सारी कह दिया। कि जो मौलाना से मुज़ाकरात हो रहे हैं ग्रैंड अलायंस के लिए, मौलाना साहब कह रहे हैं मेरे साथ धांधली हुई है और जहां से धांधली हुई है वहां से आप जीते हैं। तो ये अगर बुनियादी नुक्ते पर ही आपका इत्तेफाक नहीं होगा तो ये अलायंस चलेगा कैसे शौकत साहब? देखिए अनिल भाई, अगर हमें किसी ने जितवाना था तो फिर हमें इतने हम पे कोई मेहरबान था तो फिर हमें कैंपेन क्यों नहीं करने दी गई, फिर हमें निशान क्यों नहीं दिया गया, फिर हमारे खिलाफ क्रैकडाउन क्यों होते रहे। मेरे ख्याल से ये ऐसी बातें हैं कि या तो हम किसी के साथ मिले होते और हमें ये रिजल्ट मिलता तो फिर तो हम कहते हैं। लेकिन आपने देखा कि नेशनल असेंबली में कितनी बड़ी सीटें हम लेके गए हैं, और इसके बावजूद कि हमारे पास निशान नहीं था, इसके बावजूद पंजाब में हमने कितनी सीटें ली हैं, और उसके बाद अगले दिन जिस तरीके से हमारे मैंडेट को चोरी किया गया दिन दहाड़े, वो भी आपके सामने है। तो मौलाना साहब के साथ हम लगे हुए हैं। उनका जो एक डिमांड है कि जी फ्रेश इलेक्शन, तो हम भी चाहते हैं फ्रेश इलेक्शन। अगर वो इस बात पे मुत्तफिक हो के ग्रैंड अलायंस में आ जाते हैं तो हम भी इस पे मुत्तफिक हो जाते हैं। इसमें क्या है। शौकत यूसुफ जई साहब, बहुत बहुत शुक्रिया नाज़रीन आज के प्रोग्राम पर। फीडबैक जरूर दीजिएगा। हमारा ट्विटर हैंडल है @आदिल शाहज़ेब। इजाजत दीजिए, खुदा हाफिज़।